हेलो फ्रेंड्स, हम हर साल वर्ल्ड में 51 बिलियन टन्स ग्रीन हाउस गैसेस अपने एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। इनमें से कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में 1000 साल तक रहती है। इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारी धरती गर्म होती जा रही है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा फिजिक्स समझना होगा। जब सन से हीट रेडिएशन आती है तो उसका वेवलेंथ कम होता है, इसलिए वो हमारे एनवायरनमेंट से पास होकर अर्थ को गर्म कर देता है और अर्थ गर्म होने के बाद उस रेडिएशन को वापस स्पेस में रिलीज कर देती है। अर्थ से जब रेडिएशन स्पेस में जाता है तो उसका वेवलेंथ बड़ा होता है और इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो रेडिएशन स्पेस में एस्केप नहीं कर पाता और हमारी धरती गर्म होती जा रही है और इसका एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 1850 से जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक हमने अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री ऑलरेडी बढ़ा दिया है और साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम कुछ सालों में अर्थ का टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री बढ़ा देंगे। इसका एग्जैक्ट इफेक्ट सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि क्लाइमेट को प्रिडिक्ट करने के मॉडल कॉम्प्लेक्स होते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कुछ इफेक्ट्स तो फिक्स हैं, जैसे कि एवरेज टेम्परेचर आपके बढ़ जाएंगे जिससे गर्मी में तापमान और ज़्यादा बढ़ेगा और एवरेज सी लेवल बढ़ता जाएगा। गर्म हवा की वजह से वाइल्ड फायर्स और ड्रॉट का खतरा होता है। कई प्लांट और एनिमल की स्पीसीज बढ़ते टेम्परेचर में अडाप्ट नहीं कर पाएंगे और एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इस क्लाइमेट चेंज को रोकना आसान नहीं होगा क्योंकि हम मेनली जो फ्यूल्स यूज करते हैं पेट्रोलियम और कोल, इनके यूसेज बहुत वास्ट है और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा सस्ती है। किसी भी नए सोर्स ऑफ एनर्जी को अडॉप्ट करने में हमने बहुत सारा समय लिया है, जैसे कि कोल और ऑयल को 0 से 40% अडॉप्ट करने में 50 साल लग गए, नेचुरल गैस को 0 से 20% तक अडॉप्ट करने में 60 साल लग गए और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज इस वक्त 10% से भी कम है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को 40-50% करने में ही हमें 40 से 50 साल लग जाएंगे। लेकिन तब तक अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका होगा और हमें बहुत सारे डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए जरूरत है ग्लोबल कोऑपरेशन और फोर्स्ड एडाप्टेशन की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टेक्नोलॉजी। अब कोई भी नई टेक्नोलॉजी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं, इसे परखने का पैरामीटर है आपका कि वो साल भर में कितना परसेंटेज कार्बन कम कर सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी शुरुआत में कम से कम 51 बिलियन टन्स पर ईयर के 1% को कम करने में काबिल होनी चाहिए और फ्यूचर में इसके बढ़ने की क्षमता भी होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस 51 बिलियन टन्स पर ईयर में किस सेक्टर का कितना योगदान है। इलेक्ट्रिसिटी का 27%, सीमेंट, स्टील और प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का 31%, प्लांट्स एंड एनिमल्स का 19%, ट्रांसपोर्ट का 16%, हीटिंग कूलिंग का 7%। क्लाइमेट चेंज की ज़्यादातर डिबेट्स में इलेक्ट्रिसिटी में फोकस किया जाता है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने पे। तो आइए हम भी सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मेजरमेंट होता है वॉट्स पे। वॉट्स को आप समझ सकते हैं एनर्जी पर सेकंड। 1 सेकंड में आप कितनी एनर्जी की खपत करते हैं। अगर आप एक छोटा सा इक्विपमेंट चलाते हैं तो उसकी एनर्जी की खपत होती है वॉट में। पूरे घर की एनर्जी की खपत होती है किलोवाट में और एक सिटी की एनर्जी की खपत होती है गीगावाट में। और अगर एक कंट्री की बात करी जाए तो कंट्री की एनर्जी की खपत होती है 100+ गीगावाट में। इन फिगर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी एनर्जी सोर्स कितनी जरूरतों को पूरी कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के सोर्स हैं कोल, नेचुरल गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ऑयल और रिन्यूएबल एनर्जी। हमारा एम होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से प्रोड्यूस करें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि सोलर और विंड एनर्जी हर जगह नहीं पाई जाती और इनसे 24/7 बिजली प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। न्यूक्लियर एनर्जी एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे आप 24/7 प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। इसमें स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर एक्सीडेंट के डर से सरकार इस ऑप्शन को एक्सप्लोर ही नहीं करती। फ्रांस की 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से आती है। अगर न्यूक्लियर प्लांट के डिजाइन को इम्प्रूव किया जाए और उसे बिना किसी ह्यूमन के ऑटोमेट करके चलाया जाए, हो सकता है कि इसे सेफली हम 24/7 ऑपरेट कर सकें। विंड एनर्जी भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एरिया की जरूरत पड़ती है। कुछ कंट्रीज जैसे यूएस और चाइना विंड टर्बाइंस को ओशियन में लगाने का प्लान कर रही हैं। ओपन ओशियंस में विंड स्पीड कंसिस्टेंट होती है और आपको कंसिस्टेंट पावर भी मिलेगा। इन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के साथ साथ जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज हैं जैसे कि कोल, ऑयल और फ्यूल, इन सोर्सेज में भी कार्बन कैप्चर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है। यानी कि जहां पे गैसेस जनरेट होती हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन कैप्चर डिवाइसेस से हम उस कार्बन को कैप्चर करके एनवायरनमेंट में छूटने से बचा सकते हैं। दूसरा सोर्स जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, स्टील और प्लास्टिक। कंक्रीट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बेस है। कंक्रीट से हम डैम्स, स्टैच्यूज, होम्स, इंडस्ट्री, ब्रिजेस, सब तरीके की चीजें बनाते हैं। कंक्रीट का मेन कंपोनेंट होता है सीमेंट और सीमेंट बनाने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है और कैल्शियम हमें मिलता है लाइम स्टोन से।
लाइमस्टोन यानी कि कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। इसे जब फर्नेस पे हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम अलग कर देता है, लेकिन साथ में कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। डेवलपिंग कंट्रीज होने की वजह से सीमेंट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना और उसके बाद इंडिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है स्टील, और स्टील बनाने के लिए आयरन और कार्बन की जरूरत होती है। कार्बन कोल से मिलता है और आयरन मिलता है आयरन ओर से। इन दोनों को जब फर्नेस पे एक साथ हीट किया जाता है तो स्टील तो बनता ही है, लेकिन साथ में रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने के लिए हम एटमॉस्फेयर में 1.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज की होने की वजह से इंडिया, चाइना सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा कंपोनेंट है प्लास्टिक, जिसका यूज पैकेजिंग मटेरियल, कंटेनर्स, पेंट और कॉस्मेटिक्स में होता है। इसकी कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि इसे बनाने के लिए ही आपको कार्बन चाहिए होता है, जो आपको पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल से मिलता है। अब चूंकि प्लास्टिक कार्बन से बनता है, इसलिए प्लास्टिक से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम है, लेकिन इसके नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से ये एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा समय तक रहता है। ये एनिमल और मरीन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, और साथ ही जब इसे जलाया जाता है तो इससे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं: एनिमल रियरिंग, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर और डिफॉरेस्टेशन। मीट, एग और मिल्क की डिमांड के चलते एनिमल्स को पाला जाता है। एनिमल्स में ह्यूमंस जैसा एक स्टमक नहीं होता चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए। उनका स्टमक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसके फर्स्ट पार्ट में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंट किया जाता है, और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस का आउटकम होता है मीथेन, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। ये मीथेन फाट और बर्फ के फॉर्म में निकलता है, और साथ ही जब एनिमल्स का पूप डिकम्पोज होता है तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन, सल्फर और अमोनिया एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। दूसरा आता है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। नॉर्मन बोरलॉग, जिनको 1970 में नोबेल प्राइज मिला था, इन्होंने वीट की ऐसी वैरायटी का आविष्कार किया था जो कि कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा उगती थी, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट थी फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से आप प्लांट्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देते हैं ग्रो करने के लिए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है नाइट्रोजन, जिसकी रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए होती है, और नाइट्रोजन हमें मिलता है अमोनिया से। हेबर-बोश प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अमोनिया लैब में बना सकते हैं, लेकिन इस अमोनिया के प्रोडक्शन में ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, और साथ ही जब खेतों में छिड़का हुआ एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर वाटर के साथ मिक्स करता है तो ये नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड जैसी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस बनाता है। और लास्ट और सबसे ऑब्वियस कंपोनेंट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मेन कारण है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो चुका है। एक कंट्री में किसी प्रोडक्ट की डिमांड होती है, वो किसी दूसरे कंट्री में भी बनाया जा सकता है। चाइना में मिनरल्स की डिमांड की वजह से अफ्रीका के फॉरेस्ट क्लियर किए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड ओवर में पाम ऑयल की डिमांड की वजह से इंडोनेशिया, मेडागास्कर, इन जगहों पे फॉरेस्ट क्लियर किए जाते हैं पाम ट्रीज के कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट कंपोनेंट है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का ट्रांसपोर्टेशन, जो कि 51 बिलियन टन्स का 16% एमिट करता है। ट्रांसपोर्टेशन का ब्रेकअप है: पैसेंजर कार और एसयूवी 47%, ट्रक्स, बसेस, हैवी व्हीकल्स 30%, कार्गो एंड शिप 10%, एयरप्लेन 10%, अदर्स 3%। क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए सबसे बड़ा फोकस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ही दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सारा फोकस है, लेकिन बस हमें यह ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए जो एनर्जी आती है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आए। एक बार वॉरेन बफेट ने बिल गेट से पूछा था कि अगर हमने बैटरीज डेवलप कर ली हैं तो हम एरोप्लेन्स, कार्स, हैवी व्हीकल्स सब में बैटरीज लगा के उन्हें क्यों नहीं चलाना चालू कर देते। इसका मेन रिस्ट्रिक्शन है वेट। जितनी एनर्जी हम 1 किलो फ्यूल से प्रोड्यूस कर सकते हैं, उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें 35 किलो बैटरी यूज करनी होगी। यानी कि अगर किसी एरोप्लेन में हम 50 किलो फ्यूल यूज करते हैं और इसे हम बैटरी से चलाना चाहें तो हमें 50 × 35 इतने किलो की बैटरीज उसमें लगानी होगी। और इतने किलो की बैटरीज अगर हम लगा लेंगे तो उस एरोप्लेन में पैसेंजर और सामान को ढोने की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बहुत ही कम हो जाएगी, जो कि एयरलाइन के लिए इकोनॉमिकल बिल्कुल भी नहीं होगा। और यही बात शिप्स और हैवी व्हीकल्स के लिए भी लागू होती है। और सबसे लास्ट है हीटिंग एंड कूलिंग। 1902 में इंजीनियर विल्स कैरियर, इनको उनकी कंपनी ने पेपर को व्रिंकल होने से बचाने का काम दिया। उन्होंने पाया कि पेपर के व्रिंकल होने का सबसे मेन कारण है मॉइस्चर। कैरियर ने मॉइस्चर से बचने के लिए ऐसी मशीन डिजाइन की जिससे किसी भी रूम का मॉइस्चर और टेम्परेचर कम मेंटेन किया जा सकता था। इस आविष्कार के 10 साल बाद एयर कंडीशनिंग सिस्टम को घरों में यूज किया जाने लगा। यूएस और जापान में 80% लोग एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं, चाइना में 60% लोग एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं, और इंडिया में लगभग 20% लोग एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इनका इस्तेमाल भी बढ़ता ही जाएगा।
अब ये तो बात हो गई सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की। अब मेन मुद्दा है कि इससे हम अवॉइड कैसे करें। इनसे बचने के लिए हमें सही टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज में ड्रास्टिक चेंज लाना होगा और अपने इंडिविजुअल बिहेवियर में भी हमें ड्रास्टिक चेंज लाना होगा। इनमें से आपके हाथ में है आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने लेवल पे चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस और रिसाइकल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। फूड का वेस्टेज कम से कम कीजिए, नॉन वेज खाना कम से कम प्रेफर कीजिए, और जब भी आप कोई अप्लायंस खरीदने जाते हैं तो हाईएस्ट एनर्जी रेटिंग वाले अप्लायंस को ही प्रेफर कीजिए। और जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, एक ग्लोबल कम्युनिटी बना के सरकार को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने के लिए डिमांड कीजिए। ये सारी बातें हमने डिस्कस की बिल गेट्स की बुक हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।